नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। पहली बार किसी भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर मिलने की अच्छी खबर आज सुबह सुबह आ गई थी, लेकिन इस गाने की गूंज, इसके सुर, इसकी ताल आज दुनिया भर में सुनाई दी। दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड ऑस्कर तेलुगु फिल्म के गाने नाटू नाटू को मिला। पहली बार किसी भारतीय फिल्म के गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर मिला है। इसके साथ साथ हमारी एक शॉर्ट फिल्म को भी इस कैटेगरी में ऑस्कर मिला है, यानी फिल्म को और गाने को दो ऑस्कर अवार्ड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिले, यह बड़ी बात है। बहुत से लोग शिकायत करते थे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है भारत में, और 1929 के बाद से अब तक एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, तो आज दो मिल गए, इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक है। द एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है, जबकि नाटू नाटू गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा ऑस्कर जीतने वालों का क्या कहना है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे खुशियां मनाई। लेकिन सबसे पहले वो गाना देखना चाहिए, उसकी एक झलक सुननी चाहिए, जिसके म्यूजिक पर, जिसके स्टेप्स पर पूरी दुनिया झूमती दिखाई दी, जिसे लेकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। ये गाना ओरिजिनली तेलुगु में है। फिल्म RRR यानी राइज रोर रिवोल्ट का गाना है। इस नाटू नाटू को एकेडमी अवार्ड मिला है, जिसे ज्यादातर लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में दिया गया। इस गाने का ऑडियो पहली बार 2021 में रिलीज किया गया था। अप्रैल 2022 में इसका वीडियो वर्जन भी रिलीज हुआ, और सिर्फ 24 घंटे में इस गाने को 1,70,00,000 व्यूज मिल गए थे। गाने के बोल, इसका म्यूजिक और इसके स्टेप्स लोगों में जोश भरते थे। और बड़ी बात है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, अमेरिका में, रशिया में, जापान में, कोरिया में, तमाम देशों में, पूरी दुनिया में इस गाने की धूम है। पूरी दुनिया में नाटू नाटू सुपर हिट हो चुका है। तेलुगु के नाटू नाटू को हिंदी में नातो नाचो के बोल के साथ डब किया गया है। फिल्म के इस गीत को तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण तेजा और NTR जूनियर पर फिल्माया गया है। इस गाने को चंद्रा बोस ने लिखा था, काल भैरव और राहुल ने इसे आवाज दी है, और इस सॉन्ग का म्यूजिक तैयार किया है MM कीरवानी ने। नाटू नाटू की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की थी। तेलुगु में बनी फिल्म RRR दुनिया में पहले ही धूम मचा चुकी है, लेकिन इस फिल्म को सबसे ज्यादा शोहरत मिली नाटू नाटू से। पहले इसने म्यूजिक की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन ग्लोब जीता, और अब ऑस्कर में भी बात हुआ। नाटू नाटू के डांस स्टेप्स आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसकी धुनों और स्टेप्स को फॉलो करते हजारों वीडियोस ऐसे स्टेप्स हैं जो वायरल हो गए हैं। लॉस एंजलिस में जब नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने का ऐलान हुआ, तो उसके म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी ने कहा, आज हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होगा। Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win. Pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya and Variance Films for making this possible. Love you all. Thank you. Namaste. नाटू नाटू को अवार्ड देने का ऐलान किए जाने से पहले ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में इस गाने का परफॉर्मेंस भी हुआ था। दीपिका पादुकोण ने स्टेज से अनाउंस किया कि अगर अब तक आप नाटू नाटू को नहीं जानते तो अब जान जाएंगे, और इसके बाद नाटू नाटू टीम ने स्टेज पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। First song ever from an Indian production to be nominated for an Oscar. Do you know Natu? Because if you don't, you're about to. From
Namaskar, this is Natu Natu. नाटू नाटू गीत को यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने शूट किया गया था। गाने की शूटिंग 2021 में हुई थी। एनटीआर जूनियर और रामचरण दोनों तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसर हैं, बड़े स्टार हैं। दोनों ने अलग अलग डांस करके कई गानों को, कई फिल्मों को सुपरहिट बनाया है। लेकिन पहली बार आरआर फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली ने दोनों को एक साथ एक गाने पर डांस करते हुए स्क्रीन पर पेश किया। तो भारत ने पूरी दुनिया के व्यूअर्स ने इसे पसंद किया। गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद एनटीआर जूनियर ने कहा कि अवार्ड पूरे देश की सफलता है, इंडियन कल्चर की कामयाबी। It was a very emotional moment, Mark. You know, as I said always, it's not only about RRR, it's about India as a country. RRR is the representation of where India is going to head. Sure, I think India is a very diverse country with a very, very, very strong cultural background. So that's what you see in RRR. So there are many stories which need to be told to the world. Many. I mean, intense, strong, emotional, dramatic, action-filled. And I think there are many stories which are going to come out from India now that they have their confidence. तेलुगु सुपरस्टार रामचरण ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा गाना भले ही उनकी फिल्म का हो, लेकिन ये गाना इतना हिट हो चुका है कि अब ये जनता का गीत बन गया है और वो इसे ऑस्कर के रेड कार्पेट तक ले आए। रामचरण ने कहा कि नाटू नाटू दुनिया के हर कोने में, हर उम्र के लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। I've owned this song, and I think they are doing a much better job than I have. And today it's no more our song, it's the people's song, and people have brought RRR to the carpet. नाटू नाटू सॉन्ग के कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित ने 95 स्टेप्स कंपोज किए थे। सिग्नेचर स्टेप्स के लिए उन्होंने 30 वर्जन तैयार किए। इसमें से सबसे खास सीन वो था जिसमें एनटीआर जूनियर और रामचरण हाथ पकड़कर डांस करते हैं। इस स्पेशल स्टेप को शूट करने में 18 टेक लेने पड़े थे। हालांकि बाद में डायरेक्टर राजमौली ने सेकंड टेक को फाइनल किया। इतनी मेहनत से तैयार किए गए सॉन्ग को पूरी दुनिया ने पसंद किया। सबसे पहले इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड को दुनिया में म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जनवरी में नाटू नाटू ने रिहाना, टेलर स्विफ्ट और लेडी गागा जैसे कलाकारों को पीछे छोड़कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। इसके अलावा नाटू नाटू अब तक यूएस क्रिटिक्स चॉइस, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, ह्यूस्टन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी और ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीत चुका है। और आज नाटू नाटू ने ऑस्कर जीतकर एक नया इतिहास रचा। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने कहा कि डायरेक्टर राजमौली ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। I salute the musical genius of M.M. Keeravani garu, lyricist Chandra Bosu, singers Kala Bhairava, Rahul Sippirganj, choreographer Prem Rakshit, of course actors Tarak and Ram Charan, who danced like a dream. Just one man, S.S. Rajamouli, made all this happen. Rajamouli has made every Indian proud today. I also want to congratulate the entire team of the Elephant Whisperers for winning the Oscar for the best short documentary. हालांकि ऑस्कर तो आरआरआर फिल्म के एक गाने को मिला है, लेकिन फिल्म की पूरी कास्ट, फिल्म से जुड़े सारे लोग इस पर गौरवान्वित हैं। आरआरआर ने एक्टिंग करने वाले मकरंद देशपांडे ने कहा कि उन्हें तो पता था नाटू नाटू गीत ऑस्कर जीतेगा, इसलिए वो रात में बेफिक्र होकर सो गए थे। सुबह उठे तो खुशखबरी सुनने लगे। सच बताऊं तो मैं गोल्डन ग्लोब की ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा था, तब मैंने कहा था कि तो ऑस्कर मिलेगा तब ले लेना ना। तो एक होता है कि कुछ वाइब है। मुझे ऐसा लगा था कि ये नाटू नाटू जीतेगा, ये पता था। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना अचरज नहीं लगा। अगर नहीं मिलता ना तो हो सकता है कि मैं अचरज में, पर मिलने वाला था, उसकी वाइब आ चुकी थी। एंड आई वाज रियली हैप्पी। ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी, आई मीन देयर कैन नॉट बी एनीथिंग लेसर, बिकॉज आपको जब बुलाया गया था राजमौली साहब ने, मुंबई उनके प्रोडक्शन ने कि आपको हिस्सा बनना है, तब कौन नहीं बनना चाह रहा था उनकी फिल्म का हिस्सा।
तो हमने तो रोल भी नहीं पूछा, पहुंच गए थे सीधे। तब मेरे बाल कटे हुए थे, उनको लंबे बाल चाहिए थे। तब लोगों ने बड़ा ऐसा एकदम से कि क्या होगा वहाँ। मुझे याद है रामचरण बैठे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे, सत्या वगैरह देख चुके थे, तो वो चाह रहे थे कि ये एक्टर आ रहा है मुंबई से, मिलते हैं, वेरी स्वीट ऑफ इट। तो राजमौली साहब ने तब कहा कि मैं तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे गेटअप को नहीं। दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हिम। इससे पहले 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के गाने जय हो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला था। हालांकि स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म विदेशी थी, इसके डायरेक्टर डैनी बॉयल और फिल्म का ज़्यादातर क्रू भी ब्रिटिश था। ये पहली बार है जब किसी ऐसी फिल्म के सॉन्ग को ऑस्कर मिला है जिसमें इन्वॉल्व सारे आर्टिस्ट इंडियन हैं। नाटू नाटू का अवार्ड मिलने पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी ज़बरदस्त खुशी है। अजय देवगन ने भी इस फिल्म में काम किया है। उन्होंने कहा इस फिल्म से भारत की फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिली है। जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली। और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इट्स वी फील प्राउड। डायरेक्टर राहुल रवेल ने कहा कि नाटू नाटू को अवार्ड मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इसका म्यूजिक, इसके बोल, इसका डांस सब कुछ शानदार है। राहुल रवेल ने कहा इस गाने में इतनी एनर्जी है कि जब ये गाना बजता है तो थिरकने को लोग मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, इससे अच्छी न्यूज़ तो मेरा ख्याल है सुबह सुबह मिनी जो इसका ये ऑस्कर्स के बारे में पढ़ा। नाटू नाटू में तो मुझे खुद ये गाना जो है, जब मुझे कुछ नहीं होता करने के लिए, मैं गाना टीवी पे लगा कर देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा गाना कभी देखा नहीं जो नाटू नाटू है। और जैसे फिल्म में कहते हैं, या उसका म्यूज़िक तो बहुत बढ़िया, म्यूज़िक का जो बीट है, लेकिन ये कलेक्टिव ये चीज़ है, चाहे उसका म्यूज़िक का बीट हो, उसके लिरिक्स हों, या जो एक्टर हों, दोनों लड़के रामचरण और एनटीआर जूनियर दोनों ने परफॉर्म किया है। मेरे से डांस नहीं होता तो मैं तो उठ के डांस भी करता इस गाने के साथ। इसमें जोश इतना है इस गाने में। यह भी जानने की जरूरत है कि सिर्फ नाटू नाटू सॉन्ग ने नहीं, आरआरआर फिल्म ने भी पूरी दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल की है। पिछले साल अक्टूबर में रिलीज होने के बाद आरआरआर जापान में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर एस.एस. राजमौली को अमेरिका में बेस्ट डायरेक्टर का क्रिटिक्स अवार्ड मिल चुका है। साउथ कोरिया में भी नाटू नाटू सॉन्ग जबरदस्त लोकप्रिय है। आजकल एक वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है जिसमें कोरियन एम्बेसी का स्टाफ नाटू नाटू के सॉन्ग पर डांस करता दिखाई दिया था। भारत में साउथ कोरिया के राजदूत चांग जेबॉक भी डांस करते दिखाई दिए। YouTube पर इस वीडियो को 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। आज जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने का ऐलान किया गया तो एक बार फिर कोरियन एम्बेसी के स्टाफ ने नाटू नाटू पर डांस किया। कोरियन एम्बेसी के स्टाफ ने कहा कि वो इंडियन फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो उस डांस स्टेप के जरिए भारत को ऑस्कर जीतने की बधाई दे रहे हैं। भारत में कोरियाई दूतावास के प्रवक्ता के तौर पर हम आरआरआर की टीम को ऑस्कर जीतने और भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचने पर बधाई देते हैं। शुरू में हमने डांस करने की योजना भारत और कोरिया के कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने पर बनाई थी और हम भारत की जनता को ये बताना चाहते थे कि कोरिया की जनता भारत की फिल्मों, गानों और डांस को कितना पसंद करती है। तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको मुस्कुराने का मौका दिया है। और अब मैं आपको बताता हूं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत को मिलने वाले दूसरे अवार्ड के बारे में। इंडिया की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है।
इस डॉक्यूमेंट्री की खास बात यह है कि इसे 2 महिलाओं ने मिलकर बनाया। कार्तिक गोंसाल्विस इसके डायरेक्टर हैं और गुनीत मोंगा इसके प्रोड्यूसर हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 6 साल में शूट की गई। जब शूटिंग हो रही थी तो किसी ने नहीं सोचा था इसे शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया जाना है। द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी जानवर और इंसान के बीच विश्वास के रिश्ते की है। जंगल में अपनी मां से बिछड़े 6 महीने के हाथी के बच्चे की कहानी है, जिसे आदिवासी समुदाय का एक कपल पालता है। ये कहानी हाथी से बात करने वाले एक भारतीय कपल बोमन और बेली की जिंदगी पर बेस्ड है। ये दोनों बहुत छोटे से आदिवासी समुदाय कट्टू नायकन से आते हैं और तमिलनाडु के मृदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहते हैं। जब ऑस्कर सेरेमनी में द एलिफेंट विस्पर्स के अवार्ड जीतने का ऐलान हुआ तो इसके डायरेक्टर ने अवार्ड को अपनी मातृभूमि भारत को समर्पित किया। And the Oscar goes to The Elephant Whisperers, Kartiki Gonsalves and Guneet Monga. Thank you to the Academy for recognizing our film, highlighting indigenous people and animals. To Guneet, my producer, and Sikya, to Douglas Blush, my mentor, and my entire team, and finally to my mother, father, and sister who are up there somewhere, and you are the center of my universe. To my motherland, India. द एलिफेंट विस्पर्स की प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने कहा कि ऑस्कर जीतने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। गुनीत मोंगा ने कहा कि फिल्म डायरेक्टर कार्तिकी पूरी शूटिंग करने के बाद उनके पास आई थी, जिसके बाद नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इस शॉर्ट फिल्म को बनाया गया। Want to say this is India's first ever film to win. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ऑस्कर जीतने वाली ये भारत की पहली फिल्म है, उस देश की जहाँ की आबादी 1.4 अरब है और ये पहला प्रोडक्शन है जिसने ऑस्कर जीता। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका शुक्रिया अकेडमी, शुक्रिया नेटफ्लिक्स। ये हमारे लिए सारा जहान है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के लिए है, ये मेरे देश के लिए है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये कार्तिकी की पहली फिल्म है और वो भारत से ये पुरस्कार जीतने वाली पहली निर्देशक हैं। तो आपको बहुत बधाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कार्तिकी ने सफर 5 साल पहले शुरू किया था और मैं ये जवाब इसलिए दे रही हूँ कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, और वो ये है कि कार्तिकी ने किसी के लिए काम नहीं किया, किसी से इजाजत नहीं ली। ये 101% फिल्म मेकिंग थी। उन्होंने कैमरा उठाया, शूटिंग की, कहानी तलाशी और किरदारों के साथ फिल्म शूट करने लगी और एक शानदार फिल्म बनाई और फिर वो निर्माता के तौर पर मेरे पास ले आईं। तब इसमें नेटफ्लिक्स भी शामिल हुआ। मैं बताना दरअसल ये चाहती हूँ कि आप किसी का इंतजार न करें, बस शुरू कर दें। यहाँ आपको कोई परमिशन नहीं देगा। आपको दूसरों की मेज पर जगह बनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी मेज बनाएं। Need a seat on the table, create your own table and sit on it. द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कार्तिकी ने ऑस्कर जीतने पर कहा कि दुनिया को आदिवासियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज जब क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर रहा है तो हम आदिवासियों से सीख सकते हैं कि नेचर के साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है। And the other thing is 100% passion. I didn't. मैं कहूँगी कि ये 100% पैशन था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं 6 साल तक इस डॉक्यूमेंट्री पर काम करूंगी और ये अकेली चीज थी जो मुझे हर रोज उठकर ये काम करने को प्रेरित करती थी। हाथियों के बच्चों के लिए ये मेरा पैशन ही था। इंसानों और जानवरों के साथ साथ रहने के ख्याल में मेरा यकीन और ये संदेश पूरी दुनिया को देने के मकसद में मैं लगातार काम करती रही। आदिवासियों के साथ काम करना इतना शानदार अनुभव रहा। उनके पास दुनिया को देने के लिए कितने सारे संदेश हैं जो वो बताते हैं कि हम थोड़ा पीछे जाएं और उनसे सीखें कि किस तरह धरती पर अन्य जीवों के साथ मिलकर कैसे रहा जाता है। आदिवासियों के पास वो खूबसूरत पुराना ज्ञान है। पिछले 5 साल से लगातार उस प्राचीन ज्ञान को दुनिया के बेहद पुराने आदिवासी समुदाय से सीखना शानदार रहा। अब तो वो संख्या में केवल 1700 बचे हैं और मैं इन आदिवासियों को आवाज देना चाहती थी। यही वजह थी कि हमने बाहर से किसी को बुलाकर उनकी बात कहलाने की कोशिश नहीं की, उनकी जुबान से हकीकत बयान कराई। The documentary, we wanted to give them a voice of their own. हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने आज कहा कि 2 ऑस्कर मिलने का सब मतलब साफ है। इंडियन सिनेमा अब वर्ल्ड क्लास हो चुका है, इसको दुनिया भर में तारीफ मिल रही है, ये बड़ी जीत है। मधुर भंडारकर ने कहा कि
आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए आज नाटू नाटू की धुन पूरी दुनिया के लिए डांस की धुन बन गई है। 2 अवार्ड जो आज मिले, ऑस्कर मिले हैं नाटू नाटू के लिए और एलिफेंट विस्पर के लिए, बहुत दर्शाता है कि किस तरह का हमारा इंडियन सिनेमा जो है ग्लोबली कितना लोग इसे सराहते पसंद करते हैं। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि 2 ऑस्कर हमें मिले हैं और इस तरह का जो कहूँगा मैं कि इतना अप्रिशिएशन मिला है हमारी पिक्चर को। नाटू नाटू तो सॉन्ग आप देखेंगे इतने, मेरे ख्याल से जब से रिलीज हुई है पिक्चर तब से जो इंडिया के अलावा भी जो है अब्रॉड में भी उसको इतना अप्रिशिएशन मिला है। हर जगह हर तबके के लोग जो उसको, मैंने हमेशा कहता हूँ कि जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और आज मेरे ख्याल से ये साबित होता है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा गाना है जो रिलेट करता है और ऑस्कर आज मिला। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे RRR टीम को, राजा मौली सर को, केरवानी सर को, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है वो, और बहुत ही अच्छा बधाई दूंगा पूरी टीम को और गुनीत मोंगा जी को कि उन्होंने एलिफेंट विस्पर्स के लिए भी उनको ऑस्कर मिला। कि गुनीत मोंगा हमेशा ही एक अलग टाइप का सिनेमा, अलग टाइप का फिल्म बनाती, वो लंच बॉक्स से हम शुरू करेंगे तो बहुत सारी उन्होंने फिल्में बनाई, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा उन दोनों पिक्चर की टीम को। भारत को 2 ऑस्कर मिले, पूरे देश में जश्न का माहौल था। फिल्म बनाने वालों को बड़े बड़े नेताओं ने भी बधाई दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वाईएस जगन रेड्डी, इन सब ने RRR की पूरी कास्ट को और खास तौर पर नाटू नाटू सॉन्ग से जुड़े कलाकारों को बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि नाटू नाटू गाना आने वाले लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को भी बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स हाथियों को बचाने की भारत की मुहिम दुनिया के सामने रखती है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दोनों फिल्मों के ऑस्कर जीतने पर मुबारकबाद दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। नितिन गडकरी ने भी 2 ऑस्कर जीतने पर दोनों फिल्मों के कलाकारों को मुबारकबाद दी। नितिन गडकरी ने कहा कि RRR की कहानी लिखने वाले KV विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार कितने काबिल लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर रही है। यह पूरे भारतवासियों के लिए अभिमान का विषय है और हमारे लिए विशेष अभिमान का विषय यह है कि राष्ट्रपति नियुक्त जो हमारे सम्मानीय सदस्य आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसकी कथा लिखी और इसलिए राज्यसभा में भी जो लोग आ रहे हैं वो कितने टैलेंटेड लोग अपॉइंट हुए, इस बात को सिद्ध होता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये दुनिया में, विश्व में जो ऑस्कर का एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, हमारे 2 व्यक्तियों को मिला, बहुत खुशी की बात है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाटू नाटू गाने के लिए और द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर मिलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ऑस्कर पूरी दुनिया में फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अब ना तो इस बात के लिए रोना चाहिए कि अब तक हमारी फिल्मों को अवार्ड क्यों नहीं मिला था, और ना ही इस बात को लेकर माथा पीटना चाहिए कि अमेरिका में मिले इस अवार्ड को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। नाटू नाटू का मतलब है नाचो नाचो, और यह वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशी से नाचने का दिन है। नाटू नाटू गाने में इतना कुछ है, रिदम है, एक्शन है, जबरदस्त कोरियोग्राफी है। रामचरण और जूनियर NTR के स्टेप्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि सब भाषाओं में इसके वर्जन्स को मिला दिया जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग नाटू नाटू नाम के गाने को पसंद कर चुके हैं। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि संगीत की, डांस की, सुर और ताल की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये आज एक बार फिर साबित हो गया। जिस वक्त देश में लोग ऑस्कर जीतने पर खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच संसद से लेकर सड़क तक सियासी संघर्ष छिड़ा हुआ था। ब्रेक के बाद आज पार्लियामेंट में बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने पासा पलट दिया। विरोधी दलों के नेता हंगामा करते, नारेबाजी शुरू करते। इससे पहले ही बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेसी रणनीति पर पानी फेर दिया। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।
वैसे विरोधी दल भी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन आज हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हुआ। दोनों सदनों में बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में पीयूष गोयल और लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र का अपमान किया है, भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही है, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग की है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वक्त G20 के देशों की मेजबानी कर रहा है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि कई मामलों में भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ऐसे वक्त पर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का, संवैधानिक संस्थाओं का, कोर्ट का, सेना का अपमान कर रहे हैं। इसलिए पूरे सदन को राहुल गांधी के बयान की निंदा करनी चाहिए और राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी लेके बैठा, दूसरी तरफ भारत का एक नेता इस सदन का लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करता है। मैं समझता हूं उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। पीयूष गोयल के बोलने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान पर व्यवस्था का सवाल उठाया। खड़गे ने कहा, वैसे तो राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन फिर भी राहुल के बयान का मुद्दा बिना नोटिस के सदन में उठाना नियमों के खिलाफ है। इसलिए पीयूष गोयल ने जो कहा उसे प्रोसीडिंग से हटाया जाए। देशवासियों को इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए इस सदन में उनके बारे में सवाल उठाना गलत है। लेकिन लोकसभा में भी राहुल गांधी को लेकर हंगामा हुआ। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह विदेशी ताकतों से भारत में लोकतंत्र को बचाने की अपील की, वो देश की गरिमा को कम करने वाला काम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में आकर इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर
यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान पर आपत्ति जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। इस लेटर में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर जो जो बातें कही उनमें कुछ पर्सनल कमेंट भी किए गए, इसलिए स्पीकर को ये शब्द सदन की कार्रवाई से एक्सपंज करने चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सांसद पहले से ही हंगामा करने के मकसद से आए थे। सरकार के लोगों ने अपनी बात कह दी, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सदन की कार्रवाई एडजर्न करवा दी गई। हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ आधारहीन बातें करते हुए आज जिस तरीके से कीचड़ छेड़ा जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफत करते हुए, विरोध करते हुए, स्पीकर साहब को नमस्कार करते हुए मैंने ये बॉयकॉट किया। मेरे साथ बालू जी भी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट की है। हमारे जो लीडर होते हैं उनके खिलाफत करते हुए जो बेबुनियाद, भद्दा, निहायती झूठ इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं तो उसका विरोध करे। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं, लेकिन वो फर्ज निभाने की मौका हमें नहीं मिलते क्योंकि सत्तापक्ष खुद खड़े होकर सदन को ठप कर देते हैं। अपने बात रखने की उपरंत सदन को ठप करने के लिए सत्तापक्ष खुद अपना रवैया अपनाते हैं। ये सुनियोजित तरीके से अपना बात रखो और सदन को ठप करो और विपक्ष को बात बोलने का मौका ना दो। ये जो पॉलिसी अपनाए जा रहे हैं इसका विरोध हम करते हैं। अब इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। आज विरोधी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे। पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, इसके बाद 16 ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा कुछ और पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विरोधी दलों की इस मीटिंग से दूर रही। इस मीटिंग में तय किया गया कि विपक्ष के दोनों सदनों में अडानी का मुद्दा उठाया जाएगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग की जाएगी और सदन की कार्रवाई स्थगित कराई जाएगी। चूंकि कांग्रेस ने आज राज्यों में, राजधानी में राजभवन मार्च का ऐलान कर रखा था, अडानी के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी थी, इसलिए यह तय हुआ कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित हो जाए, एडजर्न हो जाए, इसके बाद कांग्रेस के नेता देश भर में आयोजित प्रदर्शनों में शामिल होंगे। लेकिन विरोधी दल अपनी रणनीति को अंजाम दे पाते उससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसकी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। इससे जब सदन की कार्रवाई पहली बार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई तो विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन के परिसर में प्रोटेस्ट किया। शशि थरूर ने कहा राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो। शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। राहुल ने लोकतंत्र खतरे में है ये जरूर कहा था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि यह हमारा आंतरिक मसला है और हम इसे निपटाएंगे। शशि थरूर ने कहा कि अब बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं उससे तो ये बात सही साबित हो गई कि देश का लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनकी भाषण सुन लीजिए, उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए, बस इतना ही कहा। और अगर आप
ये अपमान समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, या जो भी सोच वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या इस किस्म के एक्शन लेके कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आके उनको क्या सस्पेंशन करना चाहते हैं? क्या ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे लोकतंत्र के लिए? सरकार की टैक्टिक्स समझना मुझे बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि सरकार की इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउस चलना चाहिए, कि संसद चलना चाहिए। माफी नहीं मांगना चाहिए सर? नहीं, मैं उसने कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान एक बार दिखा देता हूं। इसमें राहुल गांधी साफ साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहने वाले अमेरिका और यूरोपीय देश इससे अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। Democracy suddenly disappeared in Europe, right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल ने यह बात साफ साफ लफ्जों में कही कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अमेरिका और यूरोप देश इससे अनजान बने हुए हैं, खामोश हैं। बीजेपी ने राहुल के इसी बयान को पकड़ लिया और अब साफ साफ कह दिया, जब तक राहुल गांधी अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। आज बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसद के गेट के पास राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद हो या फिर विदेशी मंच, राहुल जहां भी जाते हैं देश को अपमानित करने वाली बातें कहते हैं, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया, लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस कह रही है कि संसद में आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह हंगामा किया वो बीजेपी की टैक्टिस है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि संसद में चाइना पर, अडानी पर, विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी के एक्शन पर चर्चा हो, इसलिए हंगामा किया गया। लेकिन कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को छोड़ेगी नहीं। हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं। एक तो जेपीसी का मुद्दा है और ये जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, वो भी एक मुद्दा है। चीन से संबंधित जो हम कई महीने से हम उठा रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी एक और नया मुद्दा आया है, जो एमपी हैं उन प्रिविलेजेस को लेकर। एक एमपी को 4-4, 5-5 प्रिविलेज नोटिस मिलते हैं और बिना कोई, देखिए आज जो नियम है, हमारा नियम है, राज्यसभा में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो लोकसभा के सांसद ने कहा और उनको उठाना दिया गया। लीडर ऑफ द हाउस को बोले वो, और 5 मिनट 7 मिनट बोले, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनको 1 मिनट के अंदर उनको चुप कराया गया। तो ये सब रणनीति और सारे विपक्ष सत्ता पक्ष के एमपीज खड़े होकर
एक ही उनका मकसद था कि आज पार्लियामेंट नहीं चले ताकि जेपीसी की मांग नहीं उठे। इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं, खासतौर पर वो पार्टियां जिनके नेताओं पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं। ऐसे दो दल प्रमुख हैं, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति। शराब घोटाले में इन दोनों पार्टियों के नेता मुसीबत में फंसे हुए हैं। चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ हो चुकी है, अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसलिए ये दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा मुखर हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज बीआरएस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। सरकार पर सीबीआई और ईडी की दुरुपयोग का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए और जांच एजेंसियों का मिसयूज बंद होना चाहिए। हम लोगों ने दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक तो अडानी का महाघोटाला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के साथ मिलकर किया है। और मेरा तो सीधा आरोप है ये अडानी का घोटाला नहीं, ये मोदी का घोटाला है। इसमें मोदी का पैसा लगा हुआ है, बीजेपी का पैसा लगा हुआ है। लाखों करोड़ का घोटाला होगा, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। सरकार जवाब नहीं दे रही, अडानी का आम मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमारी जेपीसी की मांग है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच कराओ, नंबर एक। दूसरा, ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो बीजेपी में नहीं है विपक्ष के पार्टियों पे मुकदमे कर करके उनको आप जेल में डाल रहे हो। बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, सब पे मुकदमा कर रहे हो। मुझे लगता है ये बात तो राहुल गांधी भी जानते हैं और संजय सिंह भी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ कायम है। जनता भी जानती है कि हमारे देश में किसी के बोलने पर न तो कोई पाबंदी है और न कोई पाबंदी लगा सकता है। एक बार इंदिरा जी ने बोलने की आजादी पर रोक लगाई थी, उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। जनता ने इमरजेंसी लगाने वाली, तानाशाही कायम करने वाली सरकार को 1977 में उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए अब कोई भी नेता कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी छीनने की हिम्मत तो नहीं करेगा। लंदन में राहुल गांधी ने यह बात कहकर पॉलिटिकली भी बड़ी गलती की। उन्होंने बीजेपी को एक अच्छा खासा इशू दे दिया जिस पर कांग्रेस को आसानी से कॉर्नर किया जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर अडानी के सवाल पर सरकार को डिफेंसिव पर डाल दिया था, पर राहुल ने मौका दिया और बीजेपी ने बाजी पलट दी। अब कांग्रेस डिफेंसिव पर है, बाकी पार्टियों के नेता आधे मन से राहुल के लोकतंत्र वाले बयान को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं और कांग्रेस भी किसी न किसी तरह अडानी वाले इशू को जिंदा रखने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस के अलावा बीआरएस और आम आदमी पार्टी भी अडानी के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए ये तीनों इस मुद्दे पर एक स्वर में बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले से आज देश भर में इस मुद्दे पर राजभवन मार्च की कॉल दी हुई थी। आज मुंबई, जयपुर, रायपुर, रांची, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला, चेन्नई और जम्मू जैसे तमाम शहरों में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुटे और राजभवन की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में कांग्रेस का ऑफिस है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का प्रदर्शन जयपुर में भी हुआ। जयपुर में कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लीड किया राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। यहां रंधावा ने ऐसी बात कह दी जिस पर बड़ा विवाद हो गया। रंधावा ने कहा कि मोदी को खत्म कर दो, अडानी और अंबानी खुद खत्म हो जाएंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अडानी और अंबानी जेल जाएंगे।
आज अडानी की बात करनी है, पहले मैं ये कर लूं कि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा अडानी को हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, यूं तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। अब अडानी कर रहे हो, मोदी करो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जब कांग्रेस आए, अडानी अंबानी नहीं आने चाहिए, इनको अंदर जेल जानी चाहिए, जेल में जाने चाहिए, कहीं लीडर इनको साथ लेकर ना चल पड़े। अगर अडानी को खत्म करना, राजस्थान वालों आपने करना, जो मेरे सामने बैठे हो। और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। आप देख रहे हैं कि हर तरह की बातें की जा रही हैं और कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस का अधिकार भी है, विरोधी दल के तौर पर दायित्व भी है, लेकिन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के सवाल उठाए जाएं, ये देखकर चिंता होती है। आज भी कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रही, अडानी को लेकर मोदी को घेरती रही, लेकिन अडानी पर इन सारी बातों का कोई असर दिखाई नहीं दिया। उल्टा आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अडानी ने कल ऐलान किया था कि उन्होंने $2.65 बिलियन के लोन को रीपे कर दिया है। इसका असर आज मार्केट में दिखाई दिया। अडानी के इन्वेस्टर्स के रुख में बदलाव आया, अडानी के स्टॉक्स में रौनक दिखाई दी। आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के एक करीबी और भरोसेमंद नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर दिया है। भूषण देसाई ने मुंबई के बालासाहेब भवन में शिवसेना की मेंबरशिप ली। सुभाष देसाई के बेटे को पार्टी में शामिल कराने के लिए चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लोगों के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक सब समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के विचारों से अलग हो गए हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे ने कहा कि भूषण देसाई तो पहले से ही उनके साथ नहीं थे। आदित्य ने कहा कि सुभाष देसाई उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सुभाष देसाई के मार्गदर्शन में काम करते हैं और करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सुभाष देसाई का बेटा कहां चला गया, क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। मैंने तो यही कहा है कि सुभाष देसाई साहब अगर आप देखें तो उनकी उम्र में भी आज भी नौजवान जैसे काम कर रहे हैं। शिवसैनिक पूरे डटे हुए हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम उनकी प्रेरणा लेके आगे जाते हैं। जिनका कोई पक्ष से संबंध नहीं था वो किसी भी वॉशिंग मशीन में जाना चाहते तो जा सकते हैं। अब आदित्य ठाकरे ने क्यों कहा कि जिसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाना हो वो चला जाए। दरअसल सुभाष देसाई उद्धव ठाकरे की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। तब आरोप ये लगते थे कि सुभाष देसाई की जगह भूषण देसाई ही मंत्रालय चलाते हैं। उनके दखल को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे। भूषण देसाई पर MIDC जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हुए हैं। आदित्य ठाकरे का इशारा इसी जांच की तरफ था। हालांकि भूषण देसाई ने इस पर सफाई दी है। भूषण देसाई का कहना है कि वो किसी दबाव में शिंदे कैंप में नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें शिंदे का काम करने का तरीका पसंद है। ठीक है, ये मुझे वॉशिंग मशीन नहीं लगती। मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ। पहले जैसे बताया, मैं पहले भी सामाजिक कार्य कर रहा था बहुत साल। कुछ लोगों ने उस चीज को, कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं नोटिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष देसाई इस वक्त उद्धव ग्रुप में नंबर 2 के नेता हैं। उद्धव सुभाष देसाई की सलाह को तवज्जो देते हैं, इसलिए सुभाष देसाई के बेटे का एकनाथ शिंदे के साथ जाना उद्धव के लिए बड़ा झटका तो है। अब आदित्य ठाकरे ये कहें कि भूषण देसाई से कोई लेना देना नहीं है, भूषण देसाई पर करप्शन के इल्जाम है, तो ये सब बातें बेमानी हैं। अगर भूषण देसाई घोटाले का आरोपी हैं तो अब तक उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया था। अब से थोड़ी देर पहले सुभाष देसाई का बयान भी आया है। सुभाष देसाई का कहना है कि उनका बेटा सक्रिय राजनीति में नहीं था,
इसलिए वो किस पार्टी में जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि उनकी निष्ठा ठाकरे परिवार के साथ थी, है और रहेगी। पंजाब पुलिस ने कमाई का एक नया जरिया खोजा है। पंजाब पुलिस अब शादियों में भी बैंड बजाएगी। मुक्तसर के एसएसपी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया कि अगर कोई चाहे तो शादी ब्याह में या किसी प्राइवेट पार्टी में फीस चुकाकर पुलिस बैंड की सर्विस ले सकता है। अब तक नेशनल फेस्टिवल्स और सरकारी कार्यक्रमों में ही पंजाब पुलिस के बैंड की धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब मुक्तसर में कोई भी पंजाब पुलिस के बैंड को बुक कर सकता है। इसके लिए बुकिंग के रेट तय कर दिए गए हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बैंड बुक करेगा तो उसे 1 घंटे की बुकिंग के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। इसके बाद हर घंटे के लिए 2,500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टी पुलिस बैंड बुक करती है तो उसे 1 घंटे के लिए 7,000 रुपए चुकाने होंगे। हर एक्स्ट्रा आवर के लिए 3,500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन से प्रोग्राम के वेन्यू तक लाने और ले जाने के लिए 80 रुपए प्रति किलोमीटर का कन्वेंस भी देना होगा। तो पंजाब में अब तक तो लोग ये कहते थे कि पुलिस वाले अपराधियों का बैंड बजाते हैं, लेकिन अब मुक्तसर में पुलिस वाले शादियों में बैंड बजाते नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।